आज वेरिएशन इन जी का सेकंड पार्ट देखते हैं और हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ? बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हेडिंग लिखिएगा, हाँ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस पर भी नीट में क्वेश्चन है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity below the surface of earth, 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 है ना। इसका थोड़ा कैलकुलेशन क्रिटिकल लग सकता है लेकिन फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। फिर समझ गया बात को। तो ये काम तो हम लोग परसों कर दिए थे, आज हम लोग इस काम को करते हैं। देखिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, हमने फिर से कंसीडर किया अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ अपना क्या है? स्फेरिकल है। और अर्थ के मास को मैंने कंसीडर किया कैपिटल एम, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ। और अर्थ का सेंटर आप ओ ले लो और अर्थ का रेडियस आप कैपिटल आर ले लो। समझ गए? ये दो डाटा हम लोगों ने परसों भी माना था, m इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ और r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। m इज इक्वल टू, हाँ, m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए? और आपको जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है सरफेस से नीचे, सरफेस से नीचे। मान लो एक पॉइंट पी यहां पे मैंने लिया, एक पॉइंट पी मैंने यहां से लिया। अब दो बात है, या तो पी का पोजीशन आप सरफेस से नापिए या सेंटर से नापिए, यह आपकी मर्जी है। बोलिए, या तो पी का पोजीशन आप सरफेस से नापिए या तो सेंटर से नापिए। चलो पहले सरफेस से ही ले लेते हैं कि पी पॉइंट सरफेस से h डेप्थ बिलो है, h हाइट नीचे है। p पॉइंट सरफेस से कितना हाइट नीचे है? h हाइट नीचे है। समझ गए? हाँ, और इसी p पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। समझ गए? p इज अ पॉइंट, p इज अ पॉइंट, p इज अ पॉइंट एट अ हाइट h, at a height h below, at a height h below the surface of earth, at a height h below surface of earth। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू। चलिए, आपने किसी भी पॉइंट पर जी को कैसे डिफाइन किया था? उस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। यही ना तरीका था। उस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें और उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से क्या कर दें? डिवाइड। यही उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। चलिए, आप पी पर कंसीडर कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने मान लिया m के बराबर, है ना। p पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास कितने के बराबर? m के बराबर। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is kept at p, है ना। P बिंदु पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया m मास का। देखिए, अब ये P पॉइंट अंदर में है। कहाँ है? अंदर में है। सरफेस या आउटसाइड के लिए हम लोग अर्थ को एक पॉइंट मास मान लेते थे। अर्थ को क्या मान लेते थे? पॉइंट मास। लेकिन इंटरनल पॉइंट के लिए हम अर्थ को पॉइंट मास नहीं मान सकते हैं। तो प्रोफेसर क्या कीजिएगा? उसका एक टेक्निक बताते हैं आप लोग को। आप करो क्या कि P से होते हुए एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लो। P से होते हुए आप एक कॉन्सेंट्रिक
स्फीयर बना लीजिए। लीजिए मैंने एक स्फीयर यहां पे बनाया पी से होते हुए, बोलिए क्लियर है? पी से होते हुए मैंने एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाया। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब उसका सेंटर भी ऊपर है। इस स्फीयर का भी सेंटर कहां पर है? ऊपर है। समझिए बात को। थ्रू पी let us draw a sphere. Let us draw a sphere. Let us draw a sphere. A sphere with center at O. With center at O. With center at O. अब सुनिए क्या होगा। अब सुनिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात। अर्थ तो ये पूरा है और आपने ऑब्जेक्ट को पी पे अंदर में रखा। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ अर्थ के इतने पार्ट के द्वारा लगेगा। बोलो क्लियर है? अर्थ के सिर्फ इतने पार्ट के द्वारा लगेगा। ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है ये इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। बात आई समझ में? बोलो क्लियर हुआ? इस स्फीयर के जो बाहर का पार्ट है अर्थ का, वो इस ऑब्जेक्ट पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। बस इसके अंदर जो मास है, इसके अंदर जो अर्थ का मास है, वही सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। बात आई समझ में? तो अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि इसके अंदर अर्थ का कितना मास है, इसके अंदर अर्थ का कितना मास है। आप खाली ये कैलकुलेट कर लो। बात फॉलो किए? तो चलिए इसके अंदर का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? यूनिटरी मेथड। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, एक मिनट। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m, p पॉइंट, तो हमको ये निकालना है कि ये जो शेडेड रीजन है अर्थ का, इसमें कितना मास है, इस शेडेड रीजन में अर्थ का कितना मास है। बात फॉलो किए? समझिएगा बात को। इस शेडेड रीजन में अर्थ का कितना मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। आप ये बताओ कि अर्थ का टोटल मास कितना है? m। अर्थ का टोटल मास m है। अर्थ की रेडियस कितनी है? r। यानी अर्थ का टोटल वॉल्यूम, अर्थ का टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए मास कंटेन्ड इन, मास कंटेन्ड इन, मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम, मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब पूरे की बात किया। मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू m। इज इक्वल टू कितना? m। तो बताओ मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम 1 यूनिट, बोलो कितना होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्लियर है? ये बता सकते हो कि जो आपने शेड किया है, जो आपने शेड किया है उसका क्या रेडियस है? r-h। कितना रेडियस है? r-h। ये पूरा r और h घटा दो तो ये बचा r-h। यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r-h का होल क्यूब। इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू कितना? r-h का क्या? होल क्यूब होगा। बोलो। तो आइए, मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू r-h का होल क्यूब, ये बराबर m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू r-h। अब पूरे का क्या? होल क्यूब। अब 4/3 पाई, अब 4/3 पाई कैंसिल, यानी कितना बचा? m इंटू r-h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई कितना? r क्यूब। डिवाइडेड बाई कितना? r क्यूब। तो बताओ अर्थ के इस शेडेड रीजन का
अर्थ के इस शेडेड रीजन का मास कितना हो गया, m इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब अब बटा कितना, आर क्यूब। बस यही मेन काम था, समझ गए। देयरफॉर मास ऑफ द शेडेड रीजन, मास ऑफ द शेडेड रीजन, मास ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ अर्थ, मास ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब। बोलो क्लियर है। और मैंने आपको क्लियर कहा कि यहां पर जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था उस पे फोर्स सिर्फ अर्थ का ये वाला पार्ट लगाएगा, ये वाला पार्ट कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। बात फॉलो किए। अरे बोलिए ना बाबू, बोलिए, आप लोग बोलिए ऑनलाइन। हाँ, इस ऑब्जेक्ट पर ये बाहर वाला कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन अर्थ का फोर्स एग्जर्ट करेगा। और सुनो, इस पोर्शन ऑफ अर्थ के लिए ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, तो अब ये जो तुम मास कैलकुलेट किए अर्थ का, इतना मास जो तुमने कैलकुलेट किया किसका, अर्थ का, मान लो कि वो सेंटर पर है। वो कहां पर है, सेंटर पर है। चूंकि सरफेस और उसके बाहर के लिए आप अर्थ को क्या मान सकते हैं, अर्थ का मास क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास। अर्थ का मास क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास। तो अब ये पूरा अर्थ का मास यानी ये जो कैलकुलेट किए इसको मान लो कि अर्थ के कहां पर है, सेंटर पर यानी ओ पर, और आपका ऑब्जेक्ट पी पर है, आपका ऑब्जेक्ट पी पर है। बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी, आर माइनस एच। दोनों के बीच की दूरी कितनी, आर माइनस एच। बोलो क्लियर है। तो अब निकल जाएगा कि अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब निकल जाएगा कि अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ यानी F बराबर, फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, बटा कितना, आर स्क्वायर। कैपिटल G m1 मतलब इस अर्थ का मास ये लेना है। बोलो कितना, m इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब अब बटा आर क्यूब, ये अर्थ का मास हुआ, इंटू ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम अब बटा दोनों के बीच की दूरी बोलो आर माइनस एच, यानी आर माइनस एच का होल स्क्वायर, आर माइनस एच का क्या, होल स्क्वायर। बोलिए सब लोग को क्लियर, बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। चलिए आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। यहाँ पे आर माइनस एच का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आर माइनस एच का होल क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब आपका कैंसिल, तो बताओ फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, जी एम एम, पहले एम एम लिख दो, जी एम एम, ये पूरा कट जाएगा, जी एम एम बाई आर क्यूब, जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस एच, इंटू आर माइनस कितना, एच, है ना। और अब जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकल गया तो बताओ पी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, एफ बाई एम। कितना होगा बोलो, एफ बाई एम। यही तो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एफ बाई एम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। बहुत अच्छा। मतलब एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैट से उठा के लाए, समझ गया बात को। कि आप पढ़े होंगे कि जैसे कोई चार्ज अगर किसी स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इंटरनल कोई पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ यहां से पास करने वाले स्फीयर के अंदर जो चार्ज कंटेंड है
उसी के द्वारा होगा। इस बाहर वाले शेल की वजह से वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि आपका पड़ा हुआ है चार्ज अगर स्फीयर के सरफेस पर हो तो अंदर में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बोलो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ये आपका पड़ा हुआ है। बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, यानी यहाँ पे इस पे जो भी फोर्स लगा वो सिर्फ इस मास की वजह से लगा, अर्थ के इस मास की वजह से उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। बात आई समझ में? चलिए, और अब आप निकाल लीजिए कि पी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है। देखो, अब एक चीज और रह जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, वो भी डील करेंगे पूरा दम फुल फ्लैश्ड वे में, ताकि आपको फील आए। समझ गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी, पी जो कि सरफेस से कहाँ है, नीचे है, कब्रिस्तान के अंदर है ना। जी बराबर एच लिख दिया, और बिलो, इस बार एरो किधर मारा, बिलो, सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे, बराबर एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, एफ का वैल्यू बोलिए जी एम एम बाई आर क्यूब, जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस एच डिवाइडेड बाई एम, और एम से एम कैंसिल हो गया, तो बोलो जी एट अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बराबर जी एम बाई आर क्यूब, जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस एच, आर माइनस एच। उतना अच्छा ये फॉर्मूला अभी देखने में नहीं लग रहा है, इस फॉर्मूला को और अच्छा बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करें, जी एम बाई ये आर क्यूब है ना, इसको लिखा आर स्क्वायर, क्या लिखा, आर स्क्वायर। कहोगे एक आर कहाँ गया, एक आर ब्रैकेट में ले आओ, आर माइनस एच बटा आर, बात एक ही है, अरे बात एक ही है, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हो, याद है, जीएस, इसको क्या बोलते हैं, जीएस, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, ये कहलाता है जीएस इनटू आर बटा आर 1 और माइनस कितना, एच बाई आर, माइनस 1 बाई एच बाई आर। आ गया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर, जीएस इंटू 1 माइनस कितना, एच बाई आर। बोलिए बाबू लोग, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। चलो स्क्रीन शॉट लीजिए। यस। बिना क्वेश्चन के मजा क्या है। कमर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। हो गया, बोलो बोलो बाबू। चेक करोगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन दे रहा है आप लोग को, ये है नीट 2017 का क्वेश्चन जो बनवा दिए, वो क्यों रिपीट करेंगे, नीट 2017 का। कमर आंसर तुरंत दे देगा। The acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity at a height of 1 kilometer, at a height of 1 kilometer, at a height of 1 kilometer above the earth, above the earth, above the earth, above the earth is same
is same as at a depth d below the surface of earth, 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 earth. देन चार ऑप्शन ले लेते हैं. देन ऑप्शन नंबर ए डी बराबर 1 किलोमीटर. अच्छा लगा, डी बराबर 1 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर बी डी बराबर 3/2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर सी डी बराबर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. और ऑप्शन नंबर डी डी बराबर हाफ किलोमीटर, डी बराबर हाफ किलोमीटर. कमर ने आंसर क्या दिया? सी आंसर होगा, डी बराबर 2 किलोमीटर. वेरी गुड. अब आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए. आपको दोनों लेना है, सरफेस से ऊपर भी और सरफेस से नीचे भी. ये मान लो अर्थ, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, यहां से 1 किलोमीटर ऊपर, यानी h का वैल्यू 1 किलोमीटर ऊपर, यहां पर g का वैल्यू, और यहां से d डेप्थ नीचे, d डेप्थ नीचे यहां पर, यानी a पर और b पर g का वैल्यू क्या है? सेम है. क्वेश्चन क्या रहा है? a पर और b पर g का वैल्यू क्या है? सेम है. तो अब चुनना है कि d का वैल्यू क्या 1 किलोमीटर होगा, या d का वैल्यू क्या 3/2 किलोमीटर होगा, या d का वैल्यू 2 किलोमीटर होगा, या d का वैल्यू क्या होगा? हाफ किलोमीटर होगा. ये चुनना है आपको. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g एट a बराबर g एट b. अरे बोलो बाबू, g एट a बराबर कितना? g एट b. ये बताओ, ये जो a पॉइंट सरफेस से ऊपर है, कितनी ऊंचाई ऊपर है? 1 किलोमीटर. h तो खाली सिंबॉलिक है ना. कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर 6400 के आसपास भी नहीं है, 6400 के आसपास भी नहीं है. यानी आपने जो वो फॉर्मूला लिया था h हाइट ऊपर वाला, gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, हरगिज मत यूज कीजिएगा, हरगिज मत यूज कीजिएगा. अरे बोलिए ना बाबू, हरगिज मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये तब था जब h r के क्या हो? कंपेरेबल हो. बोलो क्लियर है? तो उसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, gs इंटू 1 माइनस 2h बाई कितना? r. बताया था. बोलो बाबू लोग, बताया था. बोलो, अभी रिवीजन भी करवाए थे, अभी रिवीजन भी करवाए थे. हाँ बोलो, a पर g का वैल्यू gs इंटू 1 माइनस 2h, h का वैल्यू कितना? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर. अब बाई कितना? r. बाई कितना? r बराबर. अब बताओ, d डेप्थ नीचे, अभी g का वैल्यू क्या लाए? d डेप्थ नीचे, अभी g का वैल्यू क्या लाए? gs इंटू कितना? 1 माइनस, इसको h माने थे तब ना h था, अभी ये कितना है? d. तो d बाई आर, d बाई आर. बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो, बोलो बाबू लोग, बोलो. कैसा स्टूडेंट सब? अरे बोलिए, नहीं क्लियर हुआ? हुआ सर. और यहां से जीएस से जीएस आपका कैंसिल, तो 1 माइनस 2 किलोमीटर यानी 2/r अब बराबर 1 माइनस d बाई आर. 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, r से r कैंसिल. आंसर आया d बराबर 2 किलोमीटर. और हमारा स्टूडेंट बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट था, d बराबर 2 किलोमीटर. समझ में आया बात? यानी उसने बनाया हुआ है ये सब सवाल. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बनाए हुए हैं, याद हो गया. हो गया? बोलो. यस सर.
क्वेश्चन लिखिए, नीट 2019 का, उस दिन 20 का, फिर आज 17 का और फिर 19 का, 2019 का। ए बडी वेज मतलब उसका वेट, अ बडी वेज 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ मच विल इट वे? हाउ मच विल इट वे? How much will it weigh? How much will it weigh? Will it weigh? Halfway down. Halfway down. Halfway down. Halfway down to center of earth. Halfway down to center of earth. Halfway down to center of earth. ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन लिखते लिखते कमर आंसर दे देना। पहला ऑप्शन 100 न्यूटन, बी में 150 न्यूटन, सी में 200 न्यूटन और डी में 250 न्यूटन। बोलो कमर। ए सर। ए। चलिए हम उनका आंसर अप्रूव कर दिया, हम जानते हैं वो सही होगा। आइए, एक बॉडी का वेट 200 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के कहां? सरफेस पर। चलिए, ये अर्थ का सरफेस, यहां पे बॉडी का वेट है कितना? 200 न्यूटन, यानी वेट ऑन दी सरफेस दिया हुआ है। बोलो क्या है? दिया हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट का मास m मान लें, अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या मान लें? m, तो ऑब्जेक्ट का मास, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। तो m इंटू gs, और आप लोग जानते हैं, चलो gs रहने दो, gs रहने दो, और सरफेस पर वेट का वैल्यू दिया हुआ है। अब कहता है अगर ये सेंटर है तो अगर आप नीचे आते हैं तो यानी P और C के बिल्कुल मिडिल पॉइंट, अगर यहां पर A पॉइंट ले लें तो ये पूरा R है, तो ये R/2, ये कितना? R/2। पूछता है कि बताओ यहां पे वेट क्या होगा, यहां पे वेट क्या होगा। तो यहां पर वेट निकालने के लिए यहां पर का G चाहिए। बताइए, वेट एट A बराबर M इंटू G एट A, और अभी A पर G का मान निकालना सिखाया, बराबर M इंटू, बोलो, A पर G का मान GS इंटू 1 माइनस H/R। H का वैल्यू कितना? R/2। H का वैल्यू R/2, अब बटा R, यानी नीचे में R, H/R। चलिए, R से R कैंसिल, यानी M इंटू GS, अब 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, यानी M इंटू GS, अब बटा कितना? 2। जरा इक्वेशन 1 गौर करो। इक्वेशन 1, M इंटू GS वेट ऑन दी सरफेस है। बोलो, अरे बोलो बाबू। Yes, sir. M इंटू GS वेट ऑन दी सरफेस है, तो वेट ऑन दी सरफेस डिवाइडेड बाई 2। बताओ सरफेस पर वेट कितना था? 200 बटा 2 यानी कितना आया? 100 न्यूटन। कितना आया? 100 न्यूटन। आंसर सही था। इसका मतलब नीचे वाले के लिए बड़ा अच्छा ट्रिक मिल गया। अगर आप बिल्कुल रेडियस के आधा पर गए, वेट आपका आधा हो जाएगा। वेट आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. वेट आपका बिल्कुल हाफ हो जाएगा। अच्छा, अगर यही ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सेंटर पे आ जाता, 0 हो जाता वेट। कैसे? अगर आप यहाँ पे G का वैल्यू लिखते हैं, GS इंटू 1 माइनस H/R। हाँ, यही ना H है, तो अगर पॉइंट यहाँ चला है तो H का वैल्यू R के बराबर, तो GS इंटू 1 माइनस
आर बाई आर कट गया, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे जी का वैल्यू 0, यहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी में कोई वेट नहीं होगा, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि उधर केपलर्स लॉ, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी का सारा क्वेश्चन कर दिए थे। वेरिएशन ऑफ जी का 2 टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। बस अब एक ही टॉपिक और बचा हुआ है, ऑन द डिमांड ऑफ कमर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू ऑफ अर्थ, जी का वेरिएशन। अगला क्लास में वो क्लियर करके सैटेलाइट का मोशन और आपका ये चैप्टर क्लोजिंग पड़ाव पे आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट हमको यहाँ पर रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बात आई समझ में? जो ग्रेविटेशन का मेन चीज था वो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना था। समझ गया बात को? और उम्मीद है जितना कंटेंट दे रहे हैं, नीट का क्वेश्चन बैंक तो बहुत आसानी से निकल जाता होगा। क्या लाइबा बोलो, लाइबा? यस सर। आराम से बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ चलिए, अब बस एक ही टॉपिक रह गया, रोटेशन ऑफ अर्थ। वो अगले क्लास के लिए हम बचा, चूंकि लंबा है थोड़ा सा, चूंकि वहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाना होगा, तो सबका कॉन्सेप्ट दे करके तब आपको हम जी के बारे में समझाएंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। कमर